तो हाँ गाइस, आज से हम आपके लिए एक और नई सीरीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। मगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जिसमें कोई भी अंधेरा होने पर बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अगर ऐसा कोई करता है तो डेमोनिक पावर्स उसे जिंदा ही निकल जाती है। मगर तभी हम देख पाते हैं कि सभी लोग एक बच्चे को देखकर हैरान थे, क्योंकि वो बच्चे अंधेरा से बाहर आ गया था। मगर कोई भी ये नहीं जानता कि जहाँ से ये बच्चा आया है वह जगह नर्क से तो बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि उस जगह पर वह लोग ही सरवाइव कर पाते थे जिनकी डेस्टिनी में गॉड बनना लिखा हो। और किसी बहन के कारण से हमारे मेन कैरेक्टर किन्मू को धरती पर भेज दिया था। तो बिना किसी देर किए इस जर्नी को वॉच करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि पानी में बहते हुए अंधेरे की तरफ से आया था और वह बहुत रो भी रहा था, लेकिन कोई भी इस मासूम बच्चे की मदद करने के लिए बाहर नहीं आता। नेक्स्ट डे ये बच्चा डिसेबल विलेज के एल्डर्स को मिल जाता है, जो कि रात भर इस बच्चे की आवाज़ सुन रहे थे और इसी बारे में सोच रहे थे कि कोई भी इंसान दोजू कॉन्टिनेंट के डार्कनेस में जिंदा कैसे रह सकता है। मगर ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है। मगर कहीं ये बच्चा कोई डीमन तो नहीं। मगर तभी उन एल्डर्स को इस बच्चे के गले में एक लॉकेट दिखाई देता है, जिसे वो लोग समझ जाते हैं कि इसी लॉकेट ने इस बच्चे को महफूज रखा है। लेकिन सिर्फ इस वजह से वो लोग इस बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बच्चा कोई डीमन भी हो सकता है। और वैसे भी हम सभी हत्यारे हैं, हमें अभी तक किसी बच्चे को नहीं पाला तो इसे कैसे पालेंगे। और दूसरा कि दोजू कॉन्टिनेंट में खुद को सरवाइव कराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ऐसे में हम इस बच्चे की जान कैसे बचाएंगे। और इतना सब कहकर वो एल्डर उस बच्चे को बाहर फेंकने जा रहा था, और वो बच्चा तभी से रो ही रहा था और उसे चुप कराने का रास्ता भी उन एल्डर्स के पास नहीं था। इसलिए वहाँ पर बैठा एक एल्डर कहता है कि क्यों ना हम इस बच्चे को पॉइजन दे दें, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए खामोश हो जाएगा, और खामोश होने पर हम इसे एंटीडोट भी दे देंगे। और जब वो एल्डर्स ऐसी चटपटी बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर एक लेडी एल्डर आ जाती है और उस बच्चे को छीन लेती है और कहती है कि तुम इस बच्चे के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकते, और मैं इस बच्चे को पालूंगी। और वैसे भी मेरे पास एक गाय है जिसका दूध पीकर ये बच्चा बड़ा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस बात से विलेज चीफ को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। जिस पर विलेज चीफ भी कहते हैं कि हाँ, ये काफ़ी अलग होगा कि हम डिसेबल विलेज में एक हेल्दी बच्चा भी होगा, इसलिए हम इस बच्चे को जरूर पालेंगे। और जैसा कि विलेज चीफ ने परमिशन दे दी थी तो बाकी के एल्डर्स भी इसका विरोध नहीं कर पाते हैं और इस बच्चे को किन्मू का नाम देते हैं, जो इस बच्चे को भी काफ़ी पसंद आ रहा था। और वो एल्डर नए मेहमान के आने पर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इसके बाद में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक डिमन किन्मू पर अटैक करने वाली थी, मगर वो लेडी एल्डर जिसका नाम ग्रैनी सी था वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, जो कि केवल सुई धोखे का इस्तेमाल करके उस डीमन को बांध देती है। गाइस, अब तक कहानी में काफी सारी मिस्ट्रीज आ चुकी हैं, मगर हर एक मिस्ट्री के पीछे अपना एक बड़ा कारण है जो कि हमें कहानी में आगे पता चलेगा। जैसे कि एल्डर्स की ऐसी हालत किसने की, और इनमें किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है तो कोई बोल नहीं सकता। और इस गाँव का नाम डिसेबल विलेज क्यों है? असल में डाजू कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी किसी न किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं, और हमारा हीरो किन्मू भी अजीबो गरीब तरीकों से बच कर बड़ा हो गया, वरना इन एल्डर्स को तो बच्चों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ इन एल्डर्स का भी किन्मू के साथ लगाव हो गया था। किन्मू जो कि बड़ा होने के बाद भी लापरवाह और शैतान था, मगर एक दिन उसने तो हद ही पार कर दी, क्योंकि वो जड़ी बूटियों की तलाश करते समय बाहर ही सो गया, जहाँ उसे वहीं पर रात हो जाती है। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तब वो अपने घर में था, क्योंकि वो ग्रैनी सी उसे ढूंढकर वापस ले आई थी, जो कि इस समय किन्मू से काफी ज्यादा गुस्सा थी। और वो उसे डांटते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम रात के अंधेरे में विलेज से बाहर नहीं रुक सकते, मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है। जिस पर किन्मू भी माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार ग्रैनी से ऐसा नहीं होगा। ग्रैनी सी भी आखिर इस मासूम से बच्चे से कितना ही गुस्सा रह सकती थी, इसलिए वो किन्मू को माफ कर देती है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन्मू गाय को लेकर विलेज से बाहर जा रहा था, मगर जाते समय विलेज के चीफ से पूछता है कि आखिर रात के अंधेरे में ऐसा क्या है जिससे सभी इतना डरते हैं।
और रात के अंधेरे में कोई बाहर भी नहीं निकलता। जिस पर विलेज चीफ उसे कहते हैं कि इसके बारे में भी तुम नहीं जान सकते और इसके बारे में भी तुम जानने की जरूरत भी नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए यही जानना जरूरी है कि हमारे विलेज के आसपास जो तुम स्टेचू देखते हो यही हमें उस रात के डिमोनिक अंधेरे से प्रोटेक्ट करते हैं। जिस पर किन्मू उनसे पूछता है कि आखिर ये स्टेचू क्या है और ये आए कहाँ से। जिस पर चीफ उसे जवाब देते हुए बताते हैं कि डाजू कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा और मिस्टीरियस है, जहाँ तुम जितने कम सवाल करोगे उतनी ही ज्यादा देर सरवाइव कर पाओगे। जिस पर किन्मू उन्हें कहता है कि चीफ आप बहुत बोरिंग हो और गाय पर बैठते हुए बोलता है कि अच्छा तो मैं गाय को लेकर पहाड़ पर जा रहा हूँ। जिस पर ग्रैनी सी उसे कहती है कि अंधेरा होने से पहले वापस लौट आना। जिस पर किन्मू भी हाँ में जवाब देता है और वहाँ से गाय को लेकर चला जाता है। और यह ग्रैनी सी तो किन्मू के लिए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी और वो चीफ से कह रही थी कि किन्मू इतना ज्यादा बड़ा हो गया मगर अभी तक उसकी अवेकनिंग का कोई साइन दिखाई नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्मू के पास कोई स्पिरिट बॉडी है ही नहीं। अगर ऐसा है तो किन्मू कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा और ये किन्मू के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो वो डाजू कॉन्टिनेंट में कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिस पर वाइस चीफ कहते हैं कि तुमने सही कहा, इसलिए आज से ही मैं चारों बीस्ट का ब्लड इकट्ठा करना शुरू कर देता हूँ, जिन्हें पीते ही शायद किन्मू की स्पिरिट बॉडी एक्टिवेट हो जाए। वही अब हमें किन्मू के दिखाई जाता है जो अपनी गाय को लेकर पहाड़ी पर आ गया था और उसी अंधेरे के बारे में सोच रहा था कि आखिर उस डार्कनेस में ऐसा क्या है जिससे सभी लोग इतना ज्यादा डरते हैं और बाहर भी नहीं निकलते। तभी अचानक हमें एक अलग सा सीन दिखा जाता है कि किन्मू की गाय एक स्केलेटन को देखकर घबरा गई है और वहाँ से भागने लग जाती है। तो किन्मू भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, मगर जब वो पहुंचा तो वो डर गया क्योंकि उसकी गाय उसके सामने कह रही थी कि किन्मू प्लीज मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। जिस पर किन्मू घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम बात कैसे कर सकती हो, क्योंकि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जिस पर वो गाय तो फिर भी यही रट लगाए हुए थी कि प्लीज किन्मू मुझे बचा लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ, इतने सालों तक मैंने तुम्हें दूध पिलाया, तो प्लीज मेरी मदद करो। जिस पर किन्मू कहता है कि ठीक है, मगर मुझे तुम्हारी मदद करनी कैसे है। जिस पर वो गाय उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे थोबड़े पर एक निडल दिख रही होगी, प्लीज इसे बाहर निकाल दो। जिस पर किन्मू के अच्छे से देखने पर पता चलता है कि यह तो ग्रैनी सी की निडल है और क्या मुझे यह निडल निकालनी भी चाहिए या नहीं। जिस पर वो गाय रोते हुए किन्मू से कहती है कि मैंने तुम्हें पूरे 11 साल तक अपना दूध पिलाया और तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। जिस पर किन्मू भी उसकी बातों में आ जाता है और उसके माथे से वो निडल निकाल देता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो गाय तो तुरंत जमीन पर गिर जाती है और ये देखकर किन्मू को भी घंटा समझ नहीं आया कि ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि वो गाय कुछ अजीब हरकतें कर रही थी और फिर उसके सामने पेट को चीरते हुए वहाँ एक औरत आ जाती है और ये देखकर किन्मू की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी और वही अब शाम भी होने लगी थी, यानी अंधेरा भी होने वाला था। मगर इधर किन्मू को तो इस बात का कोई पता ही नहीं था। वो उस लड़की को देखकर घबराया हुआ था और डरा भी हुआ था। वो औरत खुश होकर कह रही थी कि पूरे 11 साल मैंने इस मौके की तलाश की और अब मैं फाइनली इस गाय की चमड़ी से बाहर आ गई। और ये सब वो डिमन की तरह हंसते हुए कह रही थी, क्यों न सबसे पहले मैं तुम्हें मार डालूं और वहाँ चारों तरफ खून और लाशें बिछा दूंगी। और ऐसा कहते ही किन्मू पर अटैक कर देती है और उसे उठाकर दूर पटक देती है। किन्मू जो कि उस औरत के सामने बहुत कमजोर था, वो उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन और मेरे गाय के अंदर क्या कर रही थी। कि मैं जियान लोंग सिटी के लॉर्ड की बीवी थी, लेकिन वो चुड़ैल मुझसे जलती थी और मेरा बच्चा होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उस चुड़ैल ने मुझे गाय में ट्रांसफर कर दिया। और ये कहते ही उसने किन्मू को हाथ से पकड़कर हवा में लटका दिया। असल में वो और कोई नहीं ग्रैनी सी की बात कर रही है और वो गुस्से में कह रही थी कि मुझे उस चुड़ैल से सख्त नफरत है। उसने पूरे 11 साल मुझे घास खाने पर मजबूर किया और मैं गाय बनकर रही, और अब जब मैं आजाद हो चुकी हूँ तो अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे दिल में उसके लिए बहुत नफरत है। किन्मू तो उस औरत की सारी बातें सुन रहा था और वो ये भी जानता था कि अब ये औरत मुझे जिंदा ही मार देगी। और किन्मू आवाज लगाता है कि ग्रैनी सी, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगी। और जैसे ही वो औरत पीछे मुड़ी, किन्मू ने उसे लात मारकर अपने आप को छुड़ा लिया और उसके पीछे एक डेविल फ्लावर था जो कि उसे अपने मुंह में भर लेता है, जिसे देखकर हमें ये लग रहा था कि वो डेविल फ्लावर तो उस लेडी को मार ही देगा।
मगर वो लेडी बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जो उस डेविल फ्लावर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और तेजी से किन्मू के आगे आ जाती है। और तभी किन्मू कहता है कि ग्रैंडपा क्यूजी, मुझे पता था कि आप यहाँ पर जरूर आएंगे और आखिर आप यहाँ पर आ ही गए। मगर इस बार वो लेडी किन्मू की चाल में नहीं फंसती और कहती है कि क्या मैं तुम्हारी 2 बार एक ही चाल में फंसूंगी। मगर हम देख पाते हैं कि ये कोई किन्मू की चाल नहीं थी, क्योंकि सच में ग्रैंडपा क्यूजी वहाँ पर आ चुके थे, जो कि अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उस औरत को किन्मू से काफी दूर धकेल देते हैं। जिस पर किन्मू कहता है कि वाह, मुझे पता था ग्रैंडपा क्यूजी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और वही दूसरी तरफ ग्रैंडपा क्यूजी के साथ ग्रैनी सी भी आई हुई थी, जो कि उस औरत को देखते हुए कहती है कि तुम तो सिटी लॉर्ड की वाइफ हो, जो कि 11 साल पहले ही मर जाने वाली थी। तुम्हें तो किन्मू का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से अभी तक तुम जिंदा हो। जिस पर वो लेडी गुस्सा होकर कुछ कहने वाली थी, मगर तभी हम देख पाते हैं कि ग्रैनी सी की निडल इतनी तेज थी कि उसके रिएक्शन से पहले ही वो खत्म हो जाती है। और ग्रैनी सी कहती है कि बेशक तुम्हारे पति ने तुम पर काफी ज्यादा जुल्म किए, मगर तुमने भी इवल रास्ता चुना था और उन इवल पावर्स का यूज करते हुए काफी लोगों को घायल कर दिया, और साथ ही साथ तुमने किन्मू को भी मारने की कोशिश की, और इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। और वही किन्मू उस औरत की डेड बॉडी को देखते हुए कहता है कि क्या ग्रैनी सी ये इस बार सच में मर गई। जिस पर ग्रैंडपा क्यूजी उसके सर पर लाठी मारते हुए कहते हैं कि अपनी भावना को काबू में रखो, ये डाजू कॉन्टिनेंट का जंगल है, यहाँ सिर्फ वही सरवाइव कर पाता है जो कि ताकतवर हो, और तुम ताकतवर नहीं हो, फिर भी तुम बच गए क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। और दूसरी तरफ उन्होंने उस औरत और काऊ की बॉडी को पानी में फेंक दिया। और वही ग्रैनी सी किन्मू से कह रही थी कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज तुम्हारी स्पिरिट बॉडी की अवेकनिंग का दिन है। इस नादान से बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं था कि स्पिरिट बॉडी अवेकनिंग होती क्या है, मगर फिर भी ग्रैनी सी के कहने पर वो चला जाता है। और वही अब हमें उस औरत और गाय की बॉडी को बताया जाता है, जो कि डार्कनेस के फैलते ही पूरी तरह से स्केलेटन में बदल गई। और यही डाजू कॉन्टिनेंट का कर्स है कि अगर कोई भी रात में बाहर रहता है तो वो स्केलेटन में बदल जाता है। और वही कुछ समय बाद वो स्केलेटन बहते बहते दूर आ जाते हैं, जहाँ बाद में कुछ लोग उसे देखते हैं, और ये देखकर वो लोग समझ गए थे कि ये सिटी लॉर्ड की वाइफ का कंकाल है। और उसके सिर में छेद देखकर ये भी समझ गए कि डिमन कोर्ट के किसी न किसी बंदे का ही किया धरा है। मगर इन्हें तो लग रहा था कि इन्होंने कई 100 साल पहले डिमन कल्ट के सभी मेंबर्स को जान से मार दिया, मगर क्या कोई डिमन कल्ट का बंदा अभी भी जिंदा है? यही सोचते हुए वो वॉरियर्स डिमन कल्ट के बंदे का शिकार करने के लिए रवाना हो गए। गाइस, इस सब से ऐसा लगता है जैसे ग्रैनी सी दिखने में भली सिंपल हो, मगर उसका पास्ट ऐसे ही सिंपल नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ग्रैनी सी का पास्ट जरूर डिमन कल्ट से जुड़ा होगा। अब सीन शिफ्ट होकर सीधा गांव पर आ जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि किन्मू के सभी ग्रैंडपा सभी बीस्ट को लेकर आ चुके थे, और वहाँ पर सभी बीस्ट को बांध रखा था, और उन बीस्ट को ग्रैंडपास ने ही बांधा हुआ था ताकि वो उनकी बॉडी से स्पिरिचुअल ब्लड निकाल सके। और साथ ही साथ वो एक अजीब सी सेरेमनी भी परफॉर्म करते जा रहे थे, मगर किन्मू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो किन्मू सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये वाइस चीफ कर क्या रहे हैं। जिस पर ग्रैनी सी उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी स्पिरिट बॉडी की अवेकनिंग की प्रोसेस की तैयारी हो रही है। और वही चीफ भी उसे बताते हैं कि तुम्हारी स्पिरिट बॉडी अवेकनिंग से पहले तुम्हें कुछ जानकारियां होना बहुत जरूरी है। जैसे एक इंसान की बॉडी में 7 ग्रेट डिवाइन ट्रेजर्स होते हैं, जिन्हें तुम मिंडेरियन की तरह भी समझ सकते हो, और हर एक मिंडेरियन के सामने एक सील लगी होती है, यानी कि एक वॉल लगी होती है। और फर्स्ट वाले को कहते हैं स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल, और सेकंड वाले को कहते हैं सेलेस्टियल बीइंग वॉल। और इसी तरह चीफ किन्मू को सभी मिंडेरियंस के नाम बताते हैं, जो कि हमें कहानी में आगे पता चलते जाएंगे। और हर एक कल्टीवेटर की यही जिम्मेदारी होती है कि वो हर एक वॉल को ब्रेक थ्रू करे, उसके बाद ही वो अपनी बॉडी को और ताकतवर बना पाएगा, और साथ ही साथ उसे कुछ डिवाइन पावर्स भी मिलती है। जिस पर किन्मू समझ गया था, अच्छा तो आप मुझे अपने ग्रेट डिवाइन ट्रेजर्स को हासिल करने में मेरी मदद कर रहे हो। जिस पर विलेज चीफ उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, जब तक हम उन वॉल्स को ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते तब तक तुम अपने स्पिरिट एम्ब्रियो को अनलॉक नहीं कर सकते, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम अपनी कल्टीवेशन को भी आगे जारी नहीं रख पाओगे। ग्रैंडपा लोग इसे और अधिक तरह से समझाते हैं और कहते हैं कि असल में दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। पहले वो जो गॉड गिफ्टेड है, यानी उनकी वॉल्स पहले से ही ब्रेक है, और हम 9 के 9 एल्डर्स उसी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हमें कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा आसानी हुई। और वही सेकंड कैटेगरी उन लोगों की है जिनका स्पिरिट एम्ब्रियो पहले से ही ब्रोकन नहीं होता, और इसी वजह से वो हमारे जैसे टैलेंटेड नहीं होते, और कई सारे लोग तो ऑर्डिनरी पीपल्स बनकर ही मर जाते हैं। और आज का ही वही दिन है जहां हम जान पाएंगे कि तुम्हारी कौन सी स्पिरिट बॉडी है और तुम कितने खास हो। और ये सब करने के बाद किन्मू के ग्रैंडपास ने
उसे अपने अपने स्प्लिट बॉडी दिखाना शुरू कर दिया था, जिसको देखकर किन्मो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यही समाप्त होता है। गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू भी जरूर करेंगे।